नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोपों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की एक रैली में कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर गरजते हुए कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। ये साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने जो बयान दिया है कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए, उसमें कहा कि जब तक वो जीवित है, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री का आरक्षण के मुद्दे पर आया है, वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो वो संविधान को खत्म करके, संविधान को बदल के वो आरक्षण को भी खत्म कर देगी। इस तरीके के आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने किस तरीके से गरजते हुए विपक्षी नेताओं को यह साफ तौर पर कहा है कि ये तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं और इनके चट्टे बट्टे हैं, ये ध्यान से सुन ले कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है और किस तरीके से तेलंगाना की रैली में वो कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमारे तेलंगाना में और हमारे इस इलाके में जो लिंगायत समाज के लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 कास्ट ऐसी है जो ओबीसी में जाने के लिए मांग कर रही है। लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। ये कांग्रेस वालों को हमारे मराठी भाई बहन या हमारे लिंगायत भाई बहन, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारा बंजारा समाज, जब भी हमारे बंजारा समाज को देखें, सेवालाल महाराज की हमें पुण्य स्मृति हो जाती है। आपने कभी बंजारा समाज में क्रिमिनल हुए ऐसा सुना है क्या? सेवाभावी लोग हैं, समाज में अच्छी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, लेकिन उस बंजारा समाज की भी आशा अपेक्षाओं पर टीआरएस, बीआरएस, कांग्रेस सबने पानी फेर दिया है। साथियों, जब तेलंगाना संयुक्त आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तब 2004 और 2009 में उस संयुक्त आंध्र ने कांग्रेस को रिकॉर्ड संख्या में एमपी, एमएलए दिए थे। कांग्रेस ने यहां एससी, एसटी, बीसी की चिंता करने की जगह उनके आरक्षण पर डाका डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तब के आंध्र प्रदेश को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया था। कांग्रेस ने बीसी के हक का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2004, 2009లో రికార్డు స్థాయిలో ఎంపీలను గెలిపించారు. కానీ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీల హక్కులను హరించడమే కాకుండా ఏ రకంగా వాళ్ళ అధికారులను కాలరాసిందో మీరు కల్లారా చూశారు. ఈ రోజు ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఒక ప్రయోగశాలగా మార్చి ఓబీసీల హక్కులను కాలరాసి ఓబీసీలో ఉన్న వాటాలను
ముస్లింల కోసం ఏ రకంగా ఆ రిజర్వేషన్ కల్పించి ఓబీసీల యొక్క హక్కులను కాలరాశారు. కాబట్టి కేవలం ముస్లింల మెప్పు కోసము బీసీలను ఏ రకంగా వాళ్ళను ఇవాళ అధికారులకు కోసాల్సారో మీరు చూస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ कांग्रेस యొక్క ద్వంద్వ నీతితో కూడా ఆలోచన చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही संविधान का बार बार अपमान किया है. पीएम मोदी ये याद दिलाना नहीं भूले कि कैसे इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया. किस तरीके से मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, किस तरीके से जो कांग्रेस के शहजादे थे राजीव गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, उन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश की, उन्होंने संविधान का अपमान किया. उन्होंने जिस तरीके से दरअसल संसद में दरअसल पत्र फाड़ा था, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और साफ तौर पर जनता को तेलंगाना की ये एक एक करके तमाम चीजें गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम पर वो संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद जब वो सत्ता में थे तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए के शासनकाल में संविधान को बदलने की कोशिशें की गई, किस तरीके से आपातकाल लगाया गया और लोगों को जेल में डाला गया, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया. क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से पलटवार करते हुए जवाब दिया है, सुनिए. कांग्रेस पार्टी को जन्म से ही ये हमारे संविधान के प्रति नफरत है. जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, अगर वो संविधान की प्रत देखें, वो संविधान की प्रत देखें तो उसके ऊपर एक एक पत्ते पर रामायण महाभारत का चित्रांकन है. हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का चित्र है उस पर, और हमारे संविधान की, भारत की महान सांस्कृतिक विरासत के साथ उसको कड़ी रूप से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास था. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम किया, जब संविधान की वो पहली प्रत कपबोर्ड में रख दी और फिर जो संविधान देश के सामने रखा, भारत की महान संस्कृति और परंपरा की जो लिंक थी, जहां से संविधान आगे बढ़ना था, उस लिंक को तोड़ दिया. वो सारे चित्र हटा दिए और खोखा बना करके रख दिया. पहले ही दिन उन्होंने संविधान का अपमान करना शुरू कर दिया था. ये शाहजादे के दादी के पिताजी, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पाप किया था. उसके बाद उनकी दादी की बारी आई. उनकी दादी ने संविधान को चूर चूर कर दिया, देश में आपातकाल लगाया, देश के लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया, देश के लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, अखबारों को ताले लगा दिए. संविधान का घोर अपमान पहले प्रधानमंत्री उनकी दादी के पिताजी ने किया, फिर बड़ा अपमान उनकी दादी ने किया. तीसरा पाप, इनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे शाहजादे के, उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की. ये संविधान की बातें करने वाले जरा अपने झरोखे में देख लें. उन्होंने ऐसी बातें की, देश के मीडिया को, देश के अखबारों को डराने के लिए एक ऐसा भयंकर कानून लाए. देश का सारा मीडिया मैदान में आ गया, देश का विपक्ष मैदान में आ गया, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में आ गए और उनके पिताजी को झुकना पड़ा. और वो जो संविधान पे खिलवाड़ की कोशिश करती थी, वो उनको रोकना पड़ा. ये संविधान को उनके परिवार के 3 लोगों ने तबाह कर दिया है. उसके बाद संविधान से सरकार का जन्म होता है, सरकार की कैबिनेट
अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। भारत के संविधान ने उसको संरक्षण दिया हुआ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय किया। उस निर्णय को ये शाहजादे ने पत्रकार वार्ता करके भारत के संविधान से बनी हुई कैबिनेट के निर्णय को खुले आम चीरे चीरे कर दिया था। और वो संविधान के रक्षण की बातें करते हैं हमारे सामने। तो जाहिर तौर पर चुनावों के बीच प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। विपक्ष का हर एक मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है या प्रधानमंत्री को घेर रहा है, उसका जवाब भी पीएम मोदी दे रहे हैं। चूंकि आरक्षण को लेकर अमित शाह का जो वीडियो कहीं ना कहीं एडिट करके पेश किया गया और एक माहौल बीजेपी के खिलाफ बनाने की बड़ी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी के जरिए की गई, उसका जवाब न सिर्फ पीएम मोदी ने दिया, लेकिन अब जो संविधान को बदलने, संविधान को खत्म करने का आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बीजेपी और मोदी पर लगा रहे हैं, उसको लेकर भी अब तेलंगाना के जहीराबाद में जो सार्वजनिक एक सभा प्रधानमंत्री ने की है, उस सभा में ही वो कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ही ये आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिस पर अब पीएम मोदी ने ये जवाब दिया और कहा कि राजकुमार की दादी के पिता ने संविधान का अपमान किया, फिर उनकी दादी को असंवैधानिक काम करने का मौका मिला और वो हमारे सामने संविधान की बात करते हैं, वो हमें संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, ये पीएम मोदी के जरिए कहा गया। तो वहीं उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश में दरअसल मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस ने दिया और तेलंगाना में जहां 26 ऐसी जातियां हैं जो खुद को ओबीसी की लिस्ट में चाहती थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को ओबीसी में लिस्टेड किया है। इसको गिनाते हुए पीएम मोदी ने ये बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है। लेकिन वहीं जो दूसरी बड़ी खबर है, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को दरअसल बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इस पूरे मामले को लेकर भी सियासत अब शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी जो हर मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आती है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस गंभीर मामले को लेकर सियासत करनी शुरू कर दी है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था, लेकिन उसी पोस्ट को कोट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर ही ये आरोप लगा दिया है कि स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी मिल रही है, जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो बीजेपी ही फैला रही है। तो कितनी घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर सकती है कि स्कूली बच्चों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, ये साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज के बयान से समझा जा सकता है। लेकिन उसके बाद बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पर जवाब दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल तब तो इसके लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार होनी चाहिए। वो खुलकर आतंकवादियों का समर्थन करती है और केजरीवाल ये कहते हैं कि एनकाउंटर जो है वो फर्ज है। तो इस तरीके से लगातार ये सियासत चुनाव अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल आपका इन दोनों खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।